वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। हम पैसिव का ही हमारा कंटिन्यू कर रहे थे, एक्टिव पैसिव को ही। एक्टिव पैसिव के हमारे टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस थे वो चल रहे थे। तो उसी सेक्शन में हमने काफ़ी सारे रूल्स पढ़ लिए हैं और लास्ट क्लास जो हमने ख़त्म की थी वो थी हमारी प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस की। अब आज हम थोड़ा सा और आज के दो लास्ट टॉपिक लेके हम इसको ख़त्म ही कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से डबल ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव, काफ़ी लंबा चौड़ा एक्टिव पैसिव का काम है तो उसके टॉपिक्स हम देखेंगे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट है वो है हैज़, हैव, हेड। अब आपकी बुक में तो ये दो रूल्स अलग अलग दे रखे हैं, हैज हैव अलग दे रखा है, हेड अलग दे रखा है। मैंने प्रॉपर कंबाइन कर दिया क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही बनने वाला है। हैज, हैव, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैज, हैव, हैड, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कुछ चीज़ें याद रखने जैसी हैं। जब इज़ेमार में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ की थी तो हमने बी के पीछे आईएनजी ऐड करके बीइंग बना दिया था, है ना। आईएनजी फॉर्म चेंज करके हमने वहाँ शिफ्ट कर दी थी। अब हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, बीइंग। तो हम यहाँ पर ये याद रखना है कि जब हैज़ हैव आते हैं तो बीइंग लगाना और इज़ेमार आता है तो हमें बीइंग लगाना है। क्लियर। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सुधा हैज हेल्प्ड मी, ठीक है। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे और हैव लगाएंगे। आई के साथ हम हैव लगाएंगे। आई हैव बीन। अब इसमें आपको थर्ड फॉर्म के लिए दिमाग लगाने की तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी सेंटेंस में अवेलेबल है। तो आई हैव बीन हेल्प्ड बाय सुधा। अब इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हैड भी लिखा है, भाई ये तो हो गई प्रेजेंट परफेक्ट और ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो ये जो सेंटेंस बना ये बना प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर ऐसा होता कि सुधा हैड हेल्प्ड मी तो भी यही बनता। चेंज कहाँ होता, सिर्फ यहीं पर। आई हैड बीन हेल्प्ड बाय सुधा। देखिए बोर्ड पे आपको अगर कुछ भी रिटर्न में समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी चीज़ मैं लिख रही हूँ ना वो ओरली बोल भी रही हूँ। तो मेरे साथ साथ आप अगर अपना पेन चलाते हैं तो आप उन सेंटेंस को कर भी सकते हैं। इनको अगर यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है या कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। राम एंड हिज फादर। चलो यस, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। राम एंड हिज फादर हैव हेल्प्ड हिम। अब मैं इतने टाइम से जो सेंटेंसेस चेंज करती आ रही हूँ उसमें स्पेशल जो चीज़ बता रही हूँ वो है ऑब्जेक्ट को लेकर। ऑब्जेक्ट यानी कि अब जैसे वहाँ हिम है
ठीक है, हमने यहाँ पर राम एंड हिज फादर हैव यूज किया है। अब हम जो अगला यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ रहा है, हिम का क्या बनेगा, ही। तो यहाँ पर हैव तो लगना ही नहीं है, हैव की जगह क्या लगेगा, हैज। ही हैज बीन हेल्प्ड बाय, तो ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक कंटिन्यूटी में आ रहा है, राम एंड हिज फादर। ठीक है, इसको हेड के तरह से भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे होता राम एंड हिज फादर हैड, इसको इसके ऑब्लिक में अगर यहाँ पर दिया होता हेड, तो हम यहाँ पर इसके यहाँ पर क्या लगाते हैं, हेड। तो ये सेंटेंस दो तरीकों से बन जाता। अगर वहाँ हेड होता तो हम यहाँ हेड लगाते, अगर वहाँ हैज हैव है तो यहाँ पर हम भी हैज हैव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर। अब लास्ट जो हमारा हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडल से रिलेटेड, जो हमारा लास्ट चलने वाला है। यस, अब हमारा जो लास्ट 7th पॉइंट है वो है मॉडल से रिलेटेड। मॉडल से यानी कि यस, ये है हमारा मॉडल से रिलेटेड, जैसे विल, शैल, कैन, कुड, मे, might, would और should। ये हमारे ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स आ गए, है ना। यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स आ गए। अगर ये मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये सारे मॉडल एज इट इज आ जाएंगे और उसके आगे लगेगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ। जैसे सेंटेंस में विल दे रखा है, विल मॉडल दे रखा है, ठीक है, तो विल चेंज नहीं होगा, किसी भी चीज में चेंज नहीं होगा, विल का विल ही रहेगा, लेकिन आगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसी तरह शैल दे रखा है, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी मॉडल्स हैं, ये जो भी मॉडल्स अगर दे रखे हैं तो उसके आगे एज इट इज वही मॉडल रहेगा, कोई मॉडल में चेंज नहीं होगा, प्लस उसके आगे बी लग जाएगा और उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसके भी हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हरी विल ईट अ मैंगो। ओके, अब हमारा ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, अ मैंगो। क्या कहा था मैंने, जो भी मॉडल होगा वो एज इट इज आएगा, है ना, तो विल का विल ही रहेगा। अ मैंगो विल बी, अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, इटन, बाय हरी। क्लियर। मॉडल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो मॉडल यहाँ था वही हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब बन के आ रहा है। हम कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं, जैसे यू विल प्ले अ गेम। काफी सिंपल सेंटेंसेस हैं, कोई ज्यादा मेहनत करने की या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल्स चल रहे हैं तो हमारे सेंटेंस बहुत आसानी से बन रहे हैं। अ गेम विल बी प्लेड बाय यू। क्लियर। और लास्ट हम एक और देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, इट कैन डू नो हार्म।
अब इस तरह के सेंटेंसेस जो आते हैं ना, तो आपका ऑब्जेक्ट हार्म नहीं हुआ, नो हार्म, ये पूरा एक प्रॉपर एक वर्ड बन रहा है। तो हम यहाँ पे जब बनाएंगे नो हार्म कैन बी डन बाय इट, क्लियर। अब ये एक्टिव पैसिव में एक ही चीज देखने जैसी है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर आप दिन के 25 वर्ड्स चूज कर लेते हैं, उसके आपके जो भी रिफ्रेशमेंट्स होगी या जो भी रिफ्रेशर्स होगी उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब्स दे रखे हैं, 25 लर्न कीजिए। इसकी ज़रूरत आपको आगे भी कई जगहों पे पढ़ने वाली है। तो अभी जब क्लासेस, अभी तो आप स्कूल आ भी नहीं रहे, आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम निकाल के फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको लर्न करनी है। तो टेंस के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स है वो खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट हो तो उसमें पैसिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो तो उसमें पैसिव कैसे बनता है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर्टी क्लॉजर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, बाय ज़ीरो, बाय वन, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। अब हमने कुछ सम्स भी सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप साथ साथ में करते भी रहना। आपके ये एनसीईआरटी फोल्डर बुक में है, आपके एनसीईआरटी फोल्डर, इसको भी आपको सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 ही है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखना, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। आपको सब सॉल्व करना है इसको। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये आपके क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग प्रॉपर्टी। इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यस, सबसे फर्स्ट पता है मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। सबसे फर्स्ट 2 × 3 -6/15 प्लस 5/2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/30, क्लियर। 3/30। अब ये 3/30 नेक्स्ट एलसीएम, डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे हम। 15 2 30, तो एलसीएम आ जाएगा आपके 30। वही आपको प्रोसेस करनी है, 15 डिवाइड करना है 2 और 2 -6, तो -12, क्लियर। प्लस 15 5 75, 15 5 75, 30 और -3, क्लियर। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, इसमें प्लस माइनस करना है। सबसे फर्स्ट -12 और -3, इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके -15। -15 प्लस 75 अपॉन 30 प्लस 75। अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, तो नेक्स्ट पेज पे कर
तो 60 प्लस के 60 आएंगे, लास्ट टाइम हमने किया था ना 60 माइनस 15 प्लस 75, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 75 में 15 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 और प्लस के आएंगे और 60 और 30 दोनों कट रहे हैं 2, तो आंसर आ जाएगा आपके 2। तो इस टाइप से आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है, सेकंड आपको करना है सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। इसमें भी यही है 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/40 इंटू 2/5। तो इसमें आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है, देन वही प्रोसेस करनी है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। यस, सेकंड क्वेश्चन देखना, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। एडिटिव इनवर्स का मीन्स होता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेकंड एडिटिव इनवर्स करना है। एडिटिव इनवर्स इसे बाय आपके 5/9, तो 5/9 है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर्स है, तो अब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो 5/9। तो इस टाइप से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन आपको ही करने हैं। आपके इसमें थर्ड क्वेश्चन देखना, -6/-5, इसका मीन्स ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा -6/5, -6/5। अब ये पॉजिटिव है और इसको आप करोगे तो -6/5। क्लियर? तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपके एडिटिव इनवर्स। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको ही करने। यस, थर्ड क्वेश्चन देना, वेरीफाइड डेट माइनस ब्रैकेट में -x इक्वल्स टू x। अब इसमें आपको चेक करना है कि इन दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थर्ड का फर्स्ट वेरीफाई करना है आपको बाय, ये आपके क्वेश्चन है माइनस ब्रैकेट में भी माइनस है इक्वल्स टू x। इसका मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों वैल्यू सेम है या नहीं, ये आपको चेक करना है। और इसमें x की वैल्यू दे रखी है आपको 11/15, 11/15 दे रखा। अब आपको इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तभी हम चेक करेंगे ना कि LHS इक्वल टू RHS। तो लुक, -11 ब्रैकेट में माइनस और ये -11, ठीक है, -11/15 ब्रैकेट इक्वल्स टू 11/15। यस, इसको क्लियर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11/15 इक्वल्स टू 11/15। तो इसका मीन्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल, तो LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर? तो इस टाइप से आपको इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, जो भी आपको x की वैल्यू दे रखी है उसको सब्स्टिट्यूट करके दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपको सॉल्व करने और चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर नहीं हो तो यहाँ पर आप लास्ट में साइन क्या कर दोगे, अगर नहीं है तो नॉट इक्वल आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, फोर्थ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था लास्ट टाइम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जस्ट अपोज कर देंगे, अपोजिट मीन्स क्या कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, साइन तो चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपके मल्टीप्लिकेटिव। इसमें जैसे मैं आपको बता रही हूँ -13/19। अब 13/19 है तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपोज करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19/13। अब साइन कहाँ जाएगा, हमेशा रेशनल नंबर में साइन न्यूमरेटर में ही रहता है, तो -19/13। क्लियर? इसमें आप फोर्थ वाला देखना, -5/8 इंटू -3/7, -5/8 इंटू 3/7। अब इसमें आपको करना है, इसमें पहले इन्वर्स नहीं करना, पहले इसको सोल्व कर देना।
इसको सॉल्व कर दो आप। -5 × 3 -3, तो ये हो जाएगा आपके 15। क्लियर? माइनस माइनस से ऑलरेडी प्लस हो गए, और 8 7 56, 8 7 56। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका अपोज करना है, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव कर लो, तो 56/50। क्लियर? इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। ये हो गया आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें आपके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर? अब जैसे सिंगल होगा, जैसे एक सिंगल भी देख लेना, -30 है अपॉन 1, इसका इन्वर्स करेंगे तो -1/30। तो ये हो गया नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको प्रॉपर्टी के नेम बताने हैं। प्रॉपर्टी के नेम, ये तो आपको प्रॉपर्टी अगर लर्न होगी तो ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है, कंपलसरी है। तो इसमें आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन करके उसकी प्रॉपर्टी के नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट ही आप देख लेना कि -4/5 × 1 इक्वल्स टू 1 × -4/5। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही, बट इसमें आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी। इसमें आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी ले सकते हो, वो है ना मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 0, तो वो वाली प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों में इक्वल वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो जहाँ तक हो सके आप कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करना, बिकॉज इसमें इक्वल करके ये भी दे रखा है, -4/5 × 1 इक्वल्स टू 1 × -4/5। इन्वर्स हो रहा है ना, राइट हैंड साइड में फिर अपोज हो रहा है, 1 आ गया और ये, तो इसमें आप दोनों प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो भी आंसर राइट होगा। क्लियर? ऐसे सेकंड प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है, और थर्ड प्रॉपर्टी भी आपको। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखना, -19/29 × 29/-19। इसमें क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो रहा है, कैसे? अपोज हो रहा है ना, और इन दोनों मल्टीप्लिकेटिव में अगर आप अपोज करते हो किसी भी वैल्यू का, आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हो, तो उन दोनों की वैल्यू हमेशा सॉल्व करके क्या आएगा? आंसर 1 ही आने वाला है, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर? अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 देखना, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसमें आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, वो भी 6/13 को किससे करेंगे? -7/16 से। 7/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7/16 का रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होता है? वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल अपोजिट। क्लियर? तो इसका मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना है, कैसे करना है? यस, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6। रेसिप्रोकल ऑफ, हमें रेसिप्रोकल करना है -7/16। अब -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -16/7। अब -16/7 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? किससे करेंगे? 6/13 इंटू -16/7। हमने रेसिप्रोकल किसका किया? -7/16 का, और 7/16 का -16/7 हो गया, और 6/13 से मल्टीप्लाई करना था, तो -16/7। तो ये हो गया, आपके आंसर आ जाएंगे -96, कुछ कर तो कुछ रहा ही नहीं, और 13 7 91। ये माइनस नहीं है, तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में ये आपके हो गया नेक्स्ट। अब आपके है क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th में आपको क्या करना है? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, ये तो हो गया ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
टेल द प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? इसमें प्रॉपर्टी हो रही है, अगर आप क्लियर देखो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? एसोसिएटिव। एज मीन्स इक्वल। अब इसमें देना 1/3, इसका मीन्स ए वैल्यू, क्लियर। फिर बी, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये वाली प्रॉपर्टी आपके यूज हो रही है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ यही लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 विद y 1/8 y और y नॉट। अगर है तो क्यों है ये भी बताओ, नहीं है तो ये भी आपको रीज़न बताना है। 8/9 ये भी आप क्वेश्चन कर लेते हैं। 8/9 इसमें ये बताना है कि 8/9 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, ये बताना है। तो सबसे फर्स्ट हम इसको चेक करेंगे, इसको चेक कर लेंगे एक बार। ये -1 विद 1/8 इसको चेक करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -9/8 आया आंसर। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो एक बार चेक करेंगे -9/8 तो माइनस मल्टीप्लिकेटिव ऑफ द -1/8। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करो आप, ये आ गया 9/8 ये। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 8/9, इसका -8/9 होगा। और इसमें आपको क्या दे रखा है कि 8/9 है, 8/9 है, तो ये आंसर क्या होगा? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा नहीं, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -8/9। और इन दोनों की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू चेक करो आप कि इसकी वैल्यू 1 आ रही नहीं आ रही है। 9 से 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 है। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि 8/9, तो हमारे तो 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये आंसर आपके ये इसमें ये लिखना है, सो करके आपको ऐसे लिखना है कि 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको मैं रिमेनिंग क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक लेसन हिस्ट्री का पढ़ा था, एक ज्योग्राफी का पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये चैप्टर मैंने आपको 7th क्लास में 8th के बेस पर पढ़ा दिया था, लेकिन इस बार सिलेबस चेंज हो गया है तो थोड़ा कुछ इसमें डिफरेंट आ गया है, लेकिन ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है कि आप उसको नहीं समझ सकते हो। तो हम अभी यहाँ पे समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है। और बहुत ईजी चैप्टर है, आपने पढ़ रखा है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें से कुछ मैटर नया ऐड हो गया आपके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मीन्स आपको पता है संविधान। अब देखो अपना संविधान कैसे बना था, किसने बनाया था, कितना समय लगा उसको बनाने में, कौन कौन उसके मेंबर्स थे, कैसे इलेक्शंस हुआ था, कैसे उसकी प्रोसेसिंग बनी थी, पूरा का पूरा इसके अंदर दे रखा है। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उसी के बेस पर अपन पूरा लेसन पढ़ेंगे कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा। और मैंने आपको बताया भी था लार्जेस्ट किसका है, स्मॉल किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी। फिर भी एक बार वो रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। When it becomes certain that India would soon be an independent sovereign nation, our leaders decided that a free India would adopt a democratic system of governance. देखो क्या दे रखा है, when it becomes certain that India would soon be an independent sovereign। जब ये एक बात क्लियर हो गई थी कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बनने वाला है। सोवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभु, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनने वाला है। तो अवर लीडर्स, जो हमारे नेता थे, लीडर्स का मीन्स नेता, डिसाइडेड दैट फ्री इंडिया, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं अब स्वतंत्र भारत के लिए एडोप्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, क्यों नहीं भारत के लिए एडोप्ट स्वीकार किया जाए डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली को सरकार के लिए स्वीकार किया जाए। दस अ
ईयर बिफोर 1947 क्या दे रखा है, इसलिए 1947 से पहले प्रिपरेशन फॉर ड्राफ्टिंग द डिटेल्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बिगन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी का मीन्स होता है प्रारूप समिति जो बनी थी, यानी कि कुछ लोगों की एक समिति बनी थी जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम दिया गया था। और ड्राफ्टिंग का मीन्स यहाँ पर प्रारूप समिति है, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, प्रिपरेशन यानी कि कैसे संविधान को बनाना है, क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन उन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। यानी कि कोई ये एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा था और इसकी प्रिपरेशन बहुत लोगों ने मिलकर की थी, पर्टिकुलर किसी एक पर्सन ने ये काम नहीं किया है। मोर देन 2 years and 11 months later the final draft of Indian Constitution was ready। देखो क्या दे रखा, मोर देन, इसको बनने में यहाँ पर एग्जिट टाइम नहीं दे रखा है आप लोग के, 2 years 11 month 18 days। 18 डेज यहाँ पर नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनने में कितना समय लगा था, 2 year, अंडरलाइन कर देना फिर से, 2 year 11 month and 18 डेज। यहाँ पर 18 डेज आपको नहीं दे रखा है। द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी। तो इस समय यानी कि इतने समय के बाद भारत का जो संविधान था वो बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। इन दिस लेसन वी शैल ड्वेल अपॉन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस लेसन के अपन अंदर क्या पढ़ेंगे, भारत के संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उस संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। आप लोगों ने 7th क्लास में डेमोक्रेसी का चैप्टर पढ़ा था, मैंने उसमें भी बताया था आप लोग को डेमोक्रेसी जो वर्क करती है किस बेस पर वर्क करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसी को बेस मानकर हमारी सरकार क्या करती है, काम करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए वो क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट दे रखा है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न होगी, इसमें थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन दे रखी है, चाहे आप वो पहले वाली लर्न करो या ये लर्न करो उसका कोई इश्यू नहीं है, डेफिनेशन का मीनिंग सेम ही है। A constitution is a body of principle and ideological tenets according to which a nation or an organization is governed। देखो क्या दे रखा है, यहाँ से अंडरलाइन करना, अ कॉन्स्टिट्यूशन से लगाकर गवर्न तक। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मीन्स यहाँ पर क्या होगा, सिद्धांत, किसका, एक बॉडी यानी कि एक प्रकार का सिद्धांतों और विचारों का एक क्या है, एक प्रारूप है। अकॉर्डिंग टू विच नेशन, किसके अकॉर्डिंग, अपने राष्ट्र के अकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था के अकॉर्डिंग किस प्रकार हमको हमारी सरकार चलानी है, वो जो नियम दे रखे हैं, वो जो रूल्स और रेगुलेशंस दे रखे हैं वो किसके अंदर आते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। आप चाहे ये डेफिनेशन लर्न करो या पुरानी लर्न करो। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजिकल टेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अ नेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन लॉ ऑफ द लैंड। अब आप लोग को पता है अपना भारत का जो संविधान है वो कौन सा संविधान है, रिटन लिखित है। 2 फॉर्म बताए थे मैंने उसको, 2 टाइप्स के, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आता है जिसको लिखा गया, और कहाँ पर लिखा गया, लॉ ऑफ द लैंड यानी कि कानून की जो अपन कह सकते हैं कि बेस जो होता है उस बेस पर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हुआ है, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें कौन कौन से कंटेंट, जिसके अकॉर्डिंग हमें हमारी सरकार चलानी है उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रोविज़न लिख रखे हैं, या कह सकते हैं कि इसमें मैटर लिखा हुआ है कि आपको आपकी सरकार कैसे चलानी है। Hence the constitution of a country lays down certain basic and inviolable rules that both the government and the people have to follow। अब देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, Hence, इसलिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री लिस्ट डाउन सर्टेन बेसिक एंड इनवॉयलेबल। बेसिक का मतलब क्या होता है, जो आधार होता है उसके, और इनवॉयलेबल का मीन्स क्या कहते हैं, होली। होली का मतलब क्या होता है, पवित्र, यानी कि ऐसे नियम दे रखे हैं कि जिनको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। यानी कि अगर हम लोग तोड़ते हैं तो हर कानून के पीछे दे रखा होता है ना, अगर आप इस कानून को तोड़ते हो तो उसके पीछे आपको कोई ना कोई पनिशमेंट मिलती है। तो यहाँ पर भी यही है कि सर्टेन बेसिक एंड इनवॉयलेबल रूल्स दैट बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव टू फॉलो। जिसको किसको, हमारी सरकार को भी फॉलो करना है और हम लोगों को भी फॉलो करना है। अगर सरकार तो उसके अकॉर्डिंग काम करती है और हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करें तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको राइट्स एंड ड्यूटीज़ वाला चैप्टर भी पढ़ाया था,
तो उसमें मैंने बताया था कि आपको आपकी गवर्नमेंट ने राइट्स दे रखी है, लेकिन इसके साथ ही साथ ज़रूरी ये है कि हमें जो हमारी ड्यूटीज़ दे रखी है हम उसको भी फॉलो करें। अगर हम हमारी ड्यूटी अच्छे से करेंगे तो राइट्स ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ पर भी यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल्स बना रखे हैं उसको हमारी गवर्नमेंट को और हम सबको फॉलो करने होंगे। इट डिफाइन द पावर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट इज ऑल्सो द राइट्स ऑफ सिटीजन। उसके अलावा किस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट को काम करना है। हमारी गवर्नमेंट मैं आपको बार बार बताती हूँ, हमारी गवर्नमेंट जो भी कानून बनाती है उसका मेन बेस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग कानून बनते हैं। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब अगेंस्ट जाकर कोई भी कानून नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर दे रखा है इट डिफाइन द पावर्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ऑर्गन्स अपने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और 3 पार्ट होते हैं, वो आपके आगे आएंगे। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये जो तीनों पार्ट होते हैं उसके बारे में दे रखा है, यानी कि 3 ऑर्गन्स। इन 3 ऑर्गन्स को कैसे काम करना है ये कहाँ पर डिफाइन कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इज ऑल्सो द राइट्स ऑफ सिटीजन, और साथ ही साथ हम नागरिकों के क्या राइट्स हैं वो भी कहाँ पर बता रखे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट ऑल्सो डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस देमसेल्फ इज ऑल्सो विद द सिटीजन। साथ ही साथ उन जो 3 प्रकार के ऑर्गन्स दे रखे हैं हमारे देश के लिए, उन तीनों के बीच में रिलेशन है। कोई एक ऑर्गन पर्टिकुलर काम नहीं करते, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वो रिलेशन भी इसमें बता रखा है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आगे ये बात मैंने आप लोग को अभी समझाया था कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो सबसे ऊपर हेड पे जो आएगा वो क्या आएगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हम जो भी काम करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करते हैं। एंड इट रिप्रेजेंट द वैल्यूज एंड विजन ऑफ लाइफ फाउंडिंग फादर्स। इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, हमारे मूल्य, हमारे विज़न क्या है उसको ये बता रखा है। अब इसमें दे रखा है द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स सिग्निफिकेंस का मतलब कह सकते हैं अपने इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें आपको 4-5 पॉइंट दे रखे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अब वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं क्लियर कर चुकी हूँ और बार बार बता रही हूँ कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है और लिखा हुआ है आप उसके अगेंस्ट में जाकर कोई कानून बना रहे हो तो कोई भी बात पब्लिक आपकी वो बात को नहीं मानेगी कि उसको फॉलो करना है नहीं करना है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, क्योंकि वो एक पवित्र दे रखा है, इनवॉयलेबल रूल्स, उसमें ऐसे नियम बना रखे हैं जो लोग उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वह पवित्र, सबके लिए सिमिलर है, किसी के प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो ये पॉइंट्स हम आगे पढ़ेंगे, हमको पता चल जाएगा क्या क्या दे रखा है, यानी कि क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस दे रखी है। अब दे रखा है द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स सिग्निफिकेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसके पॉइंट ज़्यादा है तो आपके अभी ये कंप्लीट होगा नहीं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 10 पढ़ेंगे हम। मैंने लास्ट आपको छोड़ा था ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी पुराने टाइम में जो इरिगेशन के मेथड्स हुआ करते थे वो ये 4 हुआ करते थे। मैंने लास्ट टाइम कहा था नोट्स में इन चारों चीज़ों को मेंशन करना ताकि आपको इजीली शॉर्ट में समझ में आ जाए कि कौन कौन से मेथड्स थे, खाली मेथड्स के नाम ही काफ़ी है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड को लेती हूँ। यहाँ पे ये सारे मेथड्स दे रखे हैं, यहाँ पे पिक्चर से दे रखा है, आपको क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा, बुक में भी दिख रहा होगा। पुले सिस्टम में क्या होता है कि खींचना वाला काम हो जाता है, मतलब ये कि जैसे वेल में दे रखा है वाटर, तो वेल में वाटर होगा तो उसको एक रस्सी बांध दो और रस्सी की हेल्प से आप ऊपर बकेट या वगैरह ऐसी चीज़ें बांध दो और इनको आप रस्सी से, पुलिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। ये जो सिस्टम वर्क कर रहा है ये इस पे बेस्ड है। ये सारे सिस्टम जो चल रहे हैं, ये सारे जो मेथड्स है वो इस पे बेस्ड है। ये इस तरह से काम करता है। यहाँ पे जो लिखा है आरपीएम, दैट मीन्स ये कि 100 आरपीएम यानी राउंड पर मिनट। 1 मिनट में वो 100 राउंड लगा रहा है और इस तरह से वो घूम के हमारा ऊपर क्या लेके आ रहा है, वो वाटर को खींच रहा है। चेन पंप वो भी इसी चीज़ पे डिपेंड है।
और इसके बाद ये यहाँ पे दे रखा है राहत, यानी ये कि ये 2 बेल हैं, ऑक्सीजन है जिनका पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ये इनकी हेल्प से ये जो है वो वाटर का सप्लाई ऊपर की तरफ वाटर को खींच रहे हैं और फिर यहाँ से इस वाटर को फील्ड में सप्लाई करेंगे। ये इसको बोलते हैं पर्शियन व्हील, यानी ये कि छोटा एक बड़ा सा व्हील होता है जिसके अंदर सारे वो चैम्बर भरे होते हैं। इन चैम्बर में जब भी ये चैम्बर वाटर में जाएंगे तो फुलफिल होके आएंगे, जब भी पूरे फुल हो जाएंगे ऊपर आके ये इस तरह से अरेंज होंगे कि इनका सारा पानी जो है वो बाहर की तरफ गिरेगा और फिर ये जो वाटर है वो क्रॉप्स में सप्लाई होने लग जाएगा। उसके बाद ये देख ली, ये भी सारे मेथड जो आपको दिख रहे हैं आपको लगेगा कि ये अभी कहीं देखने को नहीं मिलते, बहुत रेयर कंडीशन में। तो ये सारे क्यों नहीं देखने को मिलते? क्योंकि ये ट्रेडिशनल हो गए। अब जो मॉडर्न मेथड्स आ गए हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न मेथड्स यानी अभी के टाइम में जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये काम जल्दी होता है, यहाँ पे लेबर वर्क ज़्यादा है, यहाँ पे जो होगा मॉडर्न मेथड वो जल्दी होने वाली चीज़ें। Modern methods of irrigation. Once the water is lifted up, methods to use the water economically have been developed these days. Two of these methods, sprinkler system and drip system, the described below. इन दोनों को 2 मेथड है। अब आप हेडिंग नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिखोगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट डालोगे उसका, ये जो फर्स्ट दे रखा है इसने क्या दिया है? स्प्रिंकलर सिस्टम, और सेकंड नंबर डाल के आप 2 नंबर डाल के लिखोगे आप ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है और ड्रिप में क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम जो कि 1.10 फिगर में दे रखा है, ये रहा। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, आप पिक्चर से देख लो, यहाँ से ये पानी आ रहा है ऊपर, पाइप में सप्लाई हो रहा है, एक मेन पाइप आ रही है, मेन पाइप से छोटी छोटी पाइपलाइंस है। इन पाइपलाइंस के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर मैं और लैंग्वेज के थ्रू समझाऊंगी, उससे पहले ऐसे देख लो। तो यहाँ पर सब जगह नोजल्स लगे होते हैं, ये 1 2 3 4 ये सारे दे रखे हैं ना, ये पॉइंट्स, यहाँ पे नोजल लगे रखे। नीचे क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, नीचे सारे बेबीज प्लांट ग्रो करने वाले, उसके ऊपर यहाँ पे नोजल्स है और नोजल्स पे क्या होगा, ये वाटर का सप्लाई यहाँ से इस मेन पाइपलाइन से छोटी छोटी ट्यूब्स में होगा। यहाँ पर नोजल यानी ऐसा माउथ पार्ट लगा होता है जो ऐसे गोल घूमता रहता है, जिसको हम बोल सकते हैं रोटेटिंग नोजल। रोटेटिंग का मतलब है अपनी ही जगह पे वो कंटिन्यू रोटेट कर रहा है। रोटेट करने से क्या होगा, और रोटेट करने के बाद उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे, जैसे हमारा होता है ना वॉशरूम का शॉवर होता है, तो वो कैसे काम करता है, जस्ट लाइक सेम दैट यहाँ पर वो होगा कि नोजल के अंदर छोटे छोटे होल्स लगे होंगे जहाँ से पानी का ऐसे फव्वारा, जिसको बोल सकते हैं फव्वारा सिंचाई, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये इस तरह से मेथड काम में करेगा और देन यहाँ पे वाटर का सारा सप्लाई होगा, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम ये होता है। अब इसको लैंग्वेज में क्या कहते हैं ये पढ़ लेते हैं। यूज्ड वेयर द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग और वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये वाला जो मेथड है वो उन क्रॉप या उन लैंड में करवाया जाता है जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी यानी वाटर का अमाउंट कम हो। फर्स्ट चीज़, जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ पर ऐसा काम होगा। दूसरी बात ये कि जहाँ की मिट्टी में वाटर को पकड़ के रखने की यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, यानी ये कि वहाँ की मिट्टी पानी को सोख के रखने की क्षमता जो है वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वहाँ की कम होगी। तो जो सॉइल ऐसी होगी और जहाँ पे पानी की मात्रा भी कम होगी वहाँ पे इस मेथड को यूज़ किया करेंगे। ये यहाँ लिखा है। अब ये कैसे काम करता है, रोटेटिंग नोजल बता दिया मैंने, रोटेट करने वाला नोजल लगा हुआ होगा। आर अटैच टू द परपेंडिकुलर पाइप्स, ये सारे परपेंडिकुलर पाइप्स लगे हुए, इनके ऊपर इस रोटेटिंग नोजल को अटैच कर दिया जाता है। एट रेगुलर इंटरवल वाटर गेट स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप एज इफ इट इज़ रिमेनिंग, मतलब ये कि जैसे जैसे पानी की ज़रूरत पड़ेगी उस पानी का यूज़ इस तरह से हम करते जाएंगे और वाटर सप्लाई को आगे बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है आपका ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इज़ एन इकोनॉमिकली मेथड ऑफ इरिगेशन। इकोनॉमिकली ये जो होता है मेथड है मॉडर्न टाइप का है, आजकल यूज़ होता है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग वाटर drop by drop at the roots of the plant, thus water not wasted। यहाँ पे क्या दे रखा है, दिस सिस्टम इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रिप का मतलब ही क्या है, ड्रॉप यानी बूंद बूंद, और स्प्रिंकलर का मतलब है फव्वारा यानी ऐसे पानी ऊपर से स्प्रे करते हैं ना, स्प्रिंकलर का मतलब है पानी का स्प्रे करना, और ड्रिप का मतलब है पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप प्रोवाइड करवाना। किसको, क्रॉप प्लांट को।
तो ये ड्रिप इरिगेशन है या ड्रिप सिस्टम है जिसमें वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप उसी प्लांट पे गिराया जाता है जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, मतलब वहीं पर गिरेगा पानी जहाँ पर छोटा सा प्लांट ग्रो कर रहा है। आगे साइड बाय साइड कहीं पे पानी नहीं गिरेगा, तो इससे ये होगा कि एक्स्ट्रा वाटर का लॉस नहीं होगा, पानी की बचत होगी, नॉट वेस्टेड। दिस सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन हियर द वाटर अवेलेबिलिटी इज़ पुअर, मतलब ये कि इस मेथड का यूज़ भी वहीं पे करेंगे जहाँ पे पानी की कमी होगी। पानी की कमी हो चाहे नहीं हो, इस मेथड को यूज़ करना चाहिए जिससे पानी का वेस्टेज ना हो। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप इसको डायग्राम को देख लो। ड्रिप सिस्टम में क्या हो रहा है, ये टैप लगा हुआ है, टैप से क्या हो रहा है, टाइम कंट्रोलर यानी पानी अंदर भरेगा, रिड्यूसिंग टी, यहाँ पे सारे पाइप्स लगे हुए हैं, इन पाइप्स के थ्रू इन पाइप में पानी आएगा, तो इन सब में क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिर रहा है, एक एक बूंद बूंद करके। नीचे सारे क्या लगे हुए हैं, हमारे छोटे छोटे प्लांट्स, बेबी प्लांट्स, सीडलिंग। तो यहाँ पे इन सारे प्लांट्स पे पानी कैसे गिरेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद कंटिन्यू गिरता रहेगा, तो वो और अच्छी बात है। एक साथ पानी दे देने से क्या होता है, पानी वेस्टेज हो जाता है, सॉइल को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो वाटर को होल्ड करके रख सके, वो पानी फ्लो हो जाएगा। अगर पानी फ्लो हो गया तो इतनी देर टाइम नहीं मिलेगा, फ्लो हो जाने से इन प्लांट्स को तो पानी मिलेगा ही नहीं, और उल्टा पानी का क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ये हो गया। अब ड्रिप सिस्टम के बाद नेक्स्ट लेते हैं, ये दोनों मॉडर्न मेथड है। आप नोट्स बनाओगे तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में ये चीज़ लिखना, ये चीज़ लिखने के बाद आप दोनों मेथड के नाम लिखोगे, स्प्रिंकलर और ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों में एक एक लाइन लिखोगे, 1 लाइन आप नोट्स बना के लिख देना। आपको जो समझ में आती है वो लाइन लिखना, डायग्राम बनाओ नहीं बनाओ तो आप इसको बुक में से ही समझ सकते हो। नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करती हूँ। जैसे आपको पता है सोइंग ऑफ सीड्स, सबसे पहले बीज को उगा दिया, फिर वो एक प्रोसेस पड़ा था मैन्योर और फर्टिलाइज़र, वो चीज़ ऐड कर दी, फिर हमने क्या कर दिया, इरिगेशन यानी वाटर सप्लाई कर दिया, पानी पिला दिया, सब हो गया। अब एक चीज़ ये होती है कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करने लगता है ना, उस प्लांट के आसपास में साइड बाय साइड अनडिज़ायरेबल यानी अननेसेसरी प्लांट ग्रो कर जाते हैं। जिन प्लांट्स को हमने उगाया ही नहीं, जिन प्लांट्स के हमने सीड डाले ही नहीं, वो प्लांट्स वहाँ उग जाते हैं। पहले भी इसका डिस्कस थोड़ा सा किया था हमने कि ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं वीड्स, WEEDS। तो वीड्स यानी अनडिज़ायरेबल प्लांट। आप चाहो तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देना, डेफिनेशन लिख के फिर इसकी क्या करोगे, आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। रिमूवल ऑफ वीड्स यानी इन वीड्स अनडिज़ायरेबल, आप चाहो तो ब्रैकेट में यहाँ लिख दो अननेसेसरी प्लांट या अनडिज़ायरेबल प्लांट, इन प्लांट्स को रिमूव करना यानी हटा देना। इन द फील्ड्स ऑफन मैनी अदर प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट, हमारे क्रॉप प्लांट के साइड में वो प्लांट उगने लग जाते हैं। ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स, हमारे क्रॉप प्लांट के अलावा जो भी अदर प्लांट होंगे वो होंगे वीड्स, वीड्स यानी अनडिज़ायरेबल। तो आज के लिए आप इतना करना, आगे का बहुत बड़ा है, मैं कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आप इसकी डेफिनेशन मेंशन कर देना, वीड्स आर अनवांटेड uncultivated plant or pest which grow along with cultivated plants on their own। ये आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अनडिज़ायरेबल, अनवांटेड, अनकल्टिवेटेड, और क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ बस इतना है। तो ऐसे प्लांट जो अननेसेसरीली उग जाते हैं और उग के हमारे प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स को डैमेज करते हैं या उसके साथ कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, तो वहाँ पे उन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, वीड्स या वीड्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें वीड्स को रिमूव करना होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिमूवल ऑफ वीडिंग यानी इस प्रोसेस को बोलेंगे वीडिंग। और वो जो पर्टिकुलर एक प्लांट होगा जो अननेसेसरी ग्रो करेगा उसको बोलेंगे वीड्स, और उसको रिमूव आउट करने की प्रोसेस को बोलेंगे वीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी आपको, आप इसके यहाँ तक के नोट्स बना देना और समझ लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर अपन ने लेसन नंबर 2 पढ़ा था, इस बार हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आप पोशाक पहनते हैं, जो पोशाक पहनते हैं आप अलग अलग कलर्स में, अलग अलग वेराइटीज़ में पहनते हैं। ये जो पोशाक होती है वह फैब्रिक्स यानी कि रेशों से बनते हैं। ये जो कपड़े जो होते हैं ना, वो
रेशों से बनते, और रेशे दो प्रकार की, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा, जिसको हम संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। बोर्ड पे आप देख रहे हो एक सारणी दे रखी है, वस्तु का नाम और रेशों के प्रकार। जिसे आप कोई भी एक कपड़ा ले लीजिए, जैसे मान लो मैंने कपास ले लिया, कपड़ा पहले यानी सूती कपड़ा, जो किसका बना हुआ है, प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक किससे प्राप्त हुआ है, हमें कपास से प्राप्त हुआ है। तो रेशे दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसा मैंने अभी बोला कपास, ये प्रकृति से प्राप्त हुआ है। प्रकृति से हमें किस किस से प्राप्त होता है, जंतु और पौधे दोनों से। जंतुओं से हमें रेशम, ऊन आदि प्राप्त होता है। पादपों से हमें कपास प्राप्त होता है, जिससे रेशे बनते हैं, और उन रेशों का उपयोग हमें कपड़े बनाने, फैब्रिक्स बनाने के अंदर करते हैं। कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित रेशा, मानव द्वारा बनाया गया रेशा, जिसको हम संश्लेषित रेशा भी कहते हैं, जिसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, टेरेलिन, ये सभी कृत्रिम रेशा कहलाता है। जब आपको कभी टाइम मिले तो एक बार ये सारणी बनाकर आप अलग अलग कपड़े वगैरह लिख सकते हैं, जैसे कपास का है, सूती कपड़ा है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है। अब वह प्राकृतिक है या कृत्रिम है, यह भी आप इस सारणी के अंदर नोट कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक रेशा कौन सा कहा था मैंने, रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होता, ये प्राकृतिक रेशा कहलाता है। और संश्लेषित रेशा, मनुष्य द्वारा बनाया गया रेशा, जो हम संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। अब देखिए आप, संश्लेषित रेशा क्या है। हम बोल रहे हैं बार बार कि संश्लेषित रेशा, मानव निर्मित रेशा, आखिर ऐसा क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, एक माला बनी हुई है, जिसके अंदर अलग अलग मनके यानी कि मोती लगे हुए हैं। एक और चेन, जिसे पर पेपर क्लिप्स होते हैं, उनकी एक आप श्रृंखला बना दी, एक के अंदर एक अंदर जोड़ दिया आपने, यानी कि क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाई है। क्या बनाई है, लंबी। यानी कि पहला आपके मनके हैं और दूसरा कागज की क्लिप जोड़कर हमने उसको आगे बना दी। देखो, संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। जो मानव निर्मित जो रेशा होता है, वह एक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बना हुआ है। जिस प्रकार से ये मनके बने हुए हैं ना, छोटी छोटी माला, एक एक इकाइयाँ जोड़कर बनाई गई, या फिर आप क्लिप देख लो, पेपर क्लिप, एक एक क्लिप जोड़कर बनाई गई, उसी प्रकार ये जो संश्लेषित रेशा है, वह भी एक एक इकाई जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। और प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। जो ये रेशा होता है, संश्लेषित रेशा, वह वास्तव में क्या है, एक रासायनिक पदार्थ, छोटी छोटी रासायनिक पदार्थ मिलकर एक बड़ा रेशा बन रहा है, जिसको हम कहते हैं संश्लेषित रेशा। यानी कि इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती, जो बहुलक कहलाती है। बहुलक, छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, उसको हम कहते हैं बहुलक। बहुलक को ग्रीक भाषा के अंदर, ग्रीक भाषा में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुलक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पोली और मर। पोली का मतलब होता है अनेक, और मर का मतलब होता है इकाइयाँ। पोली का अर्थ क्या हुआ, अनेक। मर का अर्थ होता है इकाइयाँ। अनेक इकाइयाँ मिलकर एक श्रृंखला बनाती है, जिसको हम कहते हैं बहुलक। और ये इसी बहुलक के द्वारा वह संश्लेषित रेशा बनाया गया है। अब देखो आगे आप, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास एक बहुलक है। कपास भी क्या है, बहुलक। क्यों, जो सेल्यूलोज का कहलाता है, यानी कि सेल्यूलोज बड़ी संख्या में सेल्यूलोज की इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। अब आगे देखो आप, संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं, मानव द्वारा बनाए गए रेशों को हम संश्लेषित रेशा कहते हैं। संश्लेषित रेशा क्या है,
यह संश्लेषित रेशा एक बहुलक है जो छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब सबसे पहले आपने रेयन, आपने जैसे 7th क्लास में देखा होगा रेशम कीट के बारे में, हमने पढ़ा ना रेशम कीट, उसका जीवन चक्र देखा था। रेशम की कीट होता है जो रेशम के पेड़ पर रहता है, ठीक है ना। तो ये रेयन जो होता है रेशम कीट से प्राप्त होता है। इसकी खोज चीन में हुई, रेशम की खोज चीन के अंदर हुई थी और चीन ने इसको गोपनीय रखा। इसकी खोज चीन में हुई और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता था, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। यानी कि रेशम का कपड़ा जो होता है वह बहुत महंगा होता है और इसकी जो बनावट है लोगों को बहुत ही पसंद आती थी। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने भी इसके रेशम के गुणों के समान एक रेशा बनाया, जिसके अंदर देखो आप 19वीं शताब्दी के अंत छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले एक रेशे को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त हुआ। काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त हुआ और यह रेशा रेयन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। वैज्ञानिकों ने खोज कर ली और इसका नाम रेयन, यानी कि यह एक संश्लेषित कृत्रिम रेशा है और यह एक मानव निर्मित रेशा, मानव के द्वारा बनाया गया है और यह रेशम से सस्ता होता है। रेशम की जो क्वालिटी है उससे यह थोड़ा सा सस्ता है, परंतु इसे रेशम के समान बुना भी जा सकता है। अब देखो, इसे रंगा भी जा सकता है, रेशम के समान बुना और रंगना जा सकता है। अच्छा, रेयन को कपास के साथ मिला दिया। अगर रेशम और रेयन और कपास के रेशों को साथ में मिलाकर बिस्तर की चादरें यानी कि बेडशीट बने जाती, अथवा ऊन के साथ में मिलाकर कालीन और गलीचे जो हम घर के अंदर यूज़ करते हैं। रेयन और कपास मिलाकर बेडशीट चादर जो होती है वो बनाते हैं और रेयन और ऊन को मिलाकर हम गलीचे बना सकते हैं। आगे देखिए आप, नायलॉन। नायलॉन बहुत ही मजबूत होता है, यह भी मानव निर्मित रेशा है। 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधों और जंतु का उपयोग किए बनाया गया है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है, बिना किसी प्राकृतिक कच्चा माल। अब प्राकृतिक कच्चा माल कौन सा होता है? या तो जंतु से प्राप्त होता है या पादपों से प्राप्त होता है। तो बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के द्वारा के अलावा कोयला, जल और वायु से इसको बनाया गया है। ठीक है, अब देखो नायलॉन कैसा होता है? प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का था। ठीक है ना, यह चमकीला और धुलने में सुगम था। ये नायलॉन के गुण है, मजबूत होता था, हल्का होता था, चमकीला और धुलने में आसान, सुगम। अतः यह कपड़ों में निर्माण के लिए बहुत ही प्रचलित है। क्या अब देखो आप ऐसे नायलॉन के हमारे जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नायलॉन की बनी हुई हैं? जैसे जुराबे, मोजे, रस्सियाँ, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, कारों की सीट बेल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें नायलॉन की बनी होती। पैराशूट देखा ना आपने आसमान के मतलब हवाई जहाज से जो लोग नीचे कूदते हैं वह भी पैराशूट का उपयोग करते हैं। कितना मजबूत होता है, तो वह भी नायलॉन का बना होता है। ठीक है, आज हमने जो भी पढ़ा है, एक तो प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे कौन कौन से हैं, दोनों की परिभाषा याद करनी है। संश्लेषित रेशा क्या है उसको भी याद करना है, और संश्लेषित रेशे का एक प्रकार रेयन कैसे बना और उसका उपयोग, यह आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लो। थैंक यू वेरी मच।